Hello everyone, welcome you all in EduGrown classes. Myself Roshni Gautam, your business study teacher. So बच्चों आज आपकी क्लास है हम लेंगे चैप्टर 11 पढ़ेंगे ओके। और क्या है नाम है इंटरनेशनल ट्रेड ओके। हमने फर्स्ट चैप्टर सोर्स ऑफ फाइनेंस, फिर स्मॉल बिजनेस, फिर हमने इंटरनल ट्रेड किया। अब आपका फोर्थ चैप्टर है जो टर्म फर्स्ट में लास्ट चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड, और आपकी बुक में कौन सा है 11 चैप्टर ओके। तो आज हम करेंगे और इसमें आपके जो एनसीईआरटी है उन्होंने बहुत सारे रिडक्शंस कराए हैं। आपको सिर्फ कंसेप्ट इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है और इसके बेनिफिट्स करने, और सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स ये सारे जो भी था उनको रिड्यूस कर दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और आज हम इस वैसे मैं आपको सब कवर कराऊंगी बहुत अच्छे से। आपके जो भी पॉइंट्स बुक्स में है उसके हट के भी मैं पॉइंट्स लेके आई हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप नोट कर लीजिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपको आए तो आपके पास पहुंच जाए और आप अच्छे से मैनेज करके अपनी क्लास को अटेंड करें ओके। और प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको बर्डन ना हो, ठीक है। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे हम आप लोगों के लिए। तो पहले हम कंसेप्ट करेंगे, देन हमारा क्वेश्चन आंसर क्लास होगा, ठीक है। तो सिर्फ हमने कंसेप्ट पढ़ना है और बेनिफिट्स पढ़ना है, दैट इज इट ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था इंटरनल ट्रेड क्या होता है। जब हम विद इन द कंट्री ट्रेड करते हैं बच्चों, तब हम उसको इंटरनल ट्रेड कहते हैं। अगर कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट से ट्रेड करता है विद इन द फिजिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री और किसी भी कंट्री के, अगर हरियाणा ने पंजाब से ट्रेड किया और पंजाब ने हरियाणा से ट्रेड किया, तो हम विद इन द कंट्री बोलेंगे ट्रेड, और उसको क्या बोलेंगे बच्चों इंटरनल ट्रेड ओके। समझ आया। फिर अब जो हम आज चैप्टर करेंगे वो है इंटरनेशनल ट्रेड। अब बोलिए इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। सॉरी। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है बच्चों, जब हम दो कंट्री से ट्रेड करते हैं। जब इंडिया ने यूएसए से किया और यूएसए ने इंडिया से किया, ठीक है। तो हम ट्रेड बोलेंगे, उसको बोलेंगे इंटरनेशनल, कि विद इन द कंट्री ट्रेड, आउटसाइड द कंट्री ट्रेड हो रहा है ओके। तो अगर यूएसए ने चाइना से किया या चाइना ने यूएसए किया, तो फिर हम उसको बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। और जो इसको मैनेज करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्यों मैनेज अच्छे से हो रहा है या नहीं, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस तो नहीं चल रहे, और वो कौन करता है बच्चों, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी सिलेबस में मेंशन नहीं है और प्रीवियसली मेंशन था, बट हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेंगे। बस मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो फेयर वे से अनप्रैक्टिस नहीं हो रही, अनफेयर प्रैक्टिस किसी कंट्री से ना हो, तो फेयरली ट्रेड हो। उस ट्रेड फेयरली को देखने के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आज हम फर्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है कि डिफरेंस बिटवीन बताइए डोमेस्टिक ट्रेड किसे बोलते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड किसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं। सो देखिए डोमेस्टिक ट्रेड, जैसे हमें तो पता है बट फिर भी हम कंसेप्ट्स पढ़ लेते हैं क्या है। डोमेस्टिक ट्रेड क्या है बच्चों, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल द इमीडिएट एंड डायरेक्ट। जब हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो विद इन द कंट्री करते हैं, तो उनका जो फिजिकल डिस्टेंस होता है बच्चों वो कम होता है। सो कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ईजिली हो जाता है। वेयर एज इंटरनेशनल ट्रेड का जो फिजिकल डिस्टेंस होता है वो लार्ज होता है। इंडिया और यूएसए में डिस्टेंस ज़्यादा है, पंजाब हरियाणा में डिस्टेंस कम है ओके। पंजाब एंड हरियाणा में जो डिस्टेंस है वो कम है ना। बट अगर हम यूएसए को देखें, अब यूएसए इंडिया से ट्रेड करेगा तो उसका जो डिस्टेंस है बच्चों लार्ज है।
तो कम्युनिकेशन करने में भी ईजिली नहीं होता। तो इंटरनेशनल ट्रेड में कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है, कंट्रोल हम उसको ईजिली कर सकते हैं। वेयर एज डोमेस्टिक ट्रेड में हमें कम्युनिकेशन और कंट्रोल ईजिली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद डोमेस्टिक क्या है, business laws and regulation are clearly understood विद इन द कंट्री होता है। तो रेगुलेशंस जो होते हैं, रेगुलेशंस जो डॉक्यूमेंटेशन साइन करने होते हैं वो बहुत कम होते हैं और लोगों को समझ आ जाता है। जो लोग अनएजुकेटेड होते भी हैं उनको भी समझ आ जाते हैं। वेयर जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं बच्चों, तो इंटरनेशनल लॉज एंड रेगुलेशन माइट नॉट बी क्लियर, कि बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स फॉलो करते हैं। जब हम आउटसाइड द कंट्री करते हैं, किसी कंट्री से ट्रेड करते हैं, तो रेगुलेशंस बहुत होते हैं, नॉर्म्स बहुत होते हैं, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, फिर थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, बिजनेस इज कंडक्टेड इन अ सिंगल लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे इतना लैंग्वेज वेरियर नहीं होता, मेनली ज़्यादा होता है कि अगर विद इन द कंट्री तो लोग एक दूसरे से फैमिलियर होते हैं, एक दूसरे के नोन होते हैं, ठीक है, इतना इतना अनफेमिलियर नहीं होते, तो लैंग्वेज वेरियर नहीं होता। वेयर एज इंटरनेशनल ट्रेड में जब करते हैं तो बहुत लैंग्वेज वेरियर होता है, किस कोई भी कंट्री में समझ नहीं आया कि उस कंट्री की लैंग्वेज हमें समझ नहीं आए, तो एक हमें मिडल मैन रखना पड़ता है जो कन्वर्ट करता है लैंग्वेज। ओके, तो लैंग्वेज वेरियर नहीं होता डोमेस्टिक ट्रेड में, वेयर एज इंटरनेशनल ट्रेड में लैंग्वेज वेरियर हो सकता है। ओके, फिर क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है बच्चों, देखते हैं, बिजनेस रिस्क कैन यूजली आइडेंटिफाई एंड असेस। ये क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस रिस्क हो गया, जैसे कि फ्यूचर में प्राइस कितना ज़्यादा है, वियर एंड टियर ना हो जाए किसी रिसोर्सेज का, तो उसका रिस्क कम होता है, बिजनेस रिस्क कम होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन कितनी हो रही है। ओके, फिर जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो प्राइसेस का रिस्क बहुत, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि सामने वाले की, इतना हम फैमिलियर नहीं होते कि जो सामने वाला कंट्री है वो हमें गुड्स कैसा दे रहा है। वैसे तो हमें पता होता है लेकिन फिर भी क्या पता नहीं, इतना इतना फैमिलियर नहीं होता जितना हम विद इन द कंट्री जब हम गुड्स को ट्रेड करते हैं। ओके, क्यों, देखिए एनवायरनमेंट में सो बी अनस्टेबल, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। तो बहुत रिस्की होता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड से करते हैं, रिस्क हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। वेयर एज जब हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं बच्चों, तो हमें रिस्क कम होता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम कैन बी सिंपल एंड डायरेक्ट। जब प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं किसी चीज़ को, तो हम ईजी होता है, नॉर्मली हम कर लेते हैं। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो जब हम प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी कंट्री से कर रहे हैं तो हमें बल्क में सामान मंगाना होता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, जो एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमें समझ आया, फर्स्टली हमने क्या पढ़ना है कि जब हम, याद रखिएगा, जब हम डोमेस्टिक ट्रेड के बारे में बात करेंगे तो डोमेस्टिक ट्रेड विद इन द कंट्री होगा, और जब हम इंटरनेशनल की बात करेंगे तो आउटसाइड द कंट्री ट्रेड होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अगर हरियाणा पंजाब से कर रहा है ट्रेड तो हम उसे डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे, और अगर इंडिया यूएसए से कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा, कि अब मीनिंग बताइए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। अब हमें पता तो होना चाहिए, हमें पता है, फिर हमें थोड़ा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा ताकि वो लैंग्वेज आप अपने एग्जाम्स में लिख के और आपको फुल मार्क्स दे। चलो फिर देखते हैं, तो हमारा क्या है, फर्स्ट हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा मीनिंग क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या बताता है, ठीक है। यही लैंग्वेज आप लिख के आइएगा और आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को और ट्रेडिंग करते हैं बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री, ये अगर ये इंडिया है, चलो मैं डायग्राम नहीं बना रही, मैं ये मान लीजिए ये इंडिया है, जब हम इस बाउंड्री से आउटसाइड जब हम कोई ट्रेड करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स को, तो बच्चों हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, समझ आ गया आप लोगों को।
द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर मेक इट पॉसिबल। लेकिन इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन की वजह से बहुत एडवांस हो गई, मॉडर्न आ गया ज़माना, तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन ईजिली हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो गया, तो इंटरनेशनल ट्रेड करना पॉसिबल हो गया। पहले क्या होता था कि पहले कम्युनिकेशन इतनी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था, तो कम्युनिकेशन बैरियर्स बहुत होते थे, बहुत डिफ़िकल्टीज होता था। तो अब ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन कम्युनिकेशन या फिर ट्रेड करना इजी हो गया। ओके, न्यू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फास्टर एंड मोर efficient means of transportation have brought nations closer to one another as a result of which trade between them take place। वैसे मैंने आपको समझाया, रिसर्च डेवलपमेंट हुई, ठीक है, कम्युनिकेशन एडवांस हो गया, बहुत सारे मोड्स आ गए ट्रेडिंग करने के लिए। अब पहले क्या होता कि इंसान को फिजिकली जाके उस ट्रेड को लेना था। अब क्या, हम ऑर्डर, हमें कोई यूएसए से सामान लेना है, यूएसए की कंपनी है, हम ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ओके, तो ड्यू टू मतलब मोड इजी हो गया है, इससे जो ट्रेडिंग करना पॉसिबल इजी हो गया है। और वो किससे हुआ, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से, एडवांस कम्युनिकेशन की वजह से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड मीनिंग भी देख लेते हैं, सेकंड मीनिंग क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। सेकंड कह रहा है बच्चों, इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन दैट आर मेड बिटवीन द कंट्री। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, देखिए, या तो हम गुड्स करेंगे, गुड्स को बच्चों हम विजिबल बोलेंगे क्योंकि ये विजिबल होता है, हम देख सकते हैं, ठीक है, विजिबल। और जब हम सर्विसेज करते हैं बच्चों, सर्विसेज की भी ट्रेनिंग होते हैं, तो हम उसको इनविजिबल बोलेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपको ये वर्डिंग आ सकती है, इनविजिबल, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन द कंट्री। जब हम गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, और किससे करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। हम अगर इंडिया यूएसए से एक्सपोर्ट कर रहा है तो हमें उसे डॉलर में पे करना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, ठीक है। Among the items traded are consumer goods such as television set, clothing, capital goods such as machinery, raw materials and foods. Mainly हम क्या ट्रेड करते हैं वो बताया गया, हम क्लोथ कर लेते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कर लेते हैं, रॉ मटेरियल्स कर लेते हैं, मशीन्स कर लेते हैं, जो यहाँ पे अगर हम इंडिया में उसको मैन्युफैक्चर कर ले तो हमें कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। जब आप फर्दर हायर स्टडीज में जाओगे तो बहुत सारी थ्योरीज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज किसे कहते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज किसे कहते हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, तो ये हायर स्टडी में आप इनके थ्योरीज पढ़ोगे, ठीक है। एडम स्मिथ की थ्योरी है, रिकार्डो की थ्योरी है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये क्या बता रहा है कि मेनली हम किसे किसे करते हैं, क्लोथिंग को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कैपिटल हो गया, गुड्स हो गया, मशीनरी हो गया, रॉ मटेरियल्स, अदर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व सर्विसेज, देख लीजिए सर्विसेज का भी करते हैं, सच ट्रैवलिंग सर्विसेज, पेमेंट फॉर द फॉरेन पेमेंट, सी द सर्विसेज इंडस्ट्रीज। तो हम गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे तो मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा कि एक्सपोर्ट क्या होता है और इंपोर्ट क्या है, बट एज अ टीचर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि देखो बच्चों, एक्सपोर्ट क्या होता है, अगर इंडिया ने अपने गुड्स, फाइनल गुड्स को यूएसए को दिया तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट। अगर इंडिया ने फाइनल गुड्स को यूएसए से मंगवाया तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। ओके, और किस में ट्रांजेक्शन होता है, फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, जो आरबीआई के पास होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब आ गया कि मेन रीजन बिहाइंड द इंटरनेशनल ट्रेड। अब बताइए कारण क्या है इंटरनेशनल, हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं, जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जो बच्चों आपका फर्स्ट पॉइंट है वो बोल रहा है
कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज and difference in the productivity level of the country make the incapable of producing every goods of their requirement. मैंने देखिए ट्रेडिंग क्यों होता है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होता, जैसे कि आप घर में देख लीजिए, आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप अपने भैया और दीदी से मांग लेते हैं ना। वैसे ही अगर किसी कंट्री के पास कम हो कोई चीज़ और किसी और कंट्रीज में ज़्यादा हो, तो हम उस कंट्रीज को वो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लेंगे। रॉ मटेरियल मेनली क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स करना चाहिए एक्सपोर्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, ठीक है। तो रॉ मटेरियल्स मंगवाओ और उसको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करो। तो देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है आपके स्क्रीन पे वो बोल रहा है कि हम वो गुड्स करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं जो हमारे कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज इतना अबंडेंट नहीं है। लाइक एग्जांपल्स दूँ मैं तो पेट्रोलियम हमारे नहीं है। पेट्रोलियम में तो हम रॉ पेट्रोलियम इंपोर्ट कराते हैं और उसको रिफाइन करके फिर एक्सपोर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होता और उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं होती, तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो फर्स्ट रीज़न हमने सीख लिया। सेकंड रीज़न क्या है बच्चों कि लेबर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन कॉस्ट differ from the nation to the social, economic, geographical and political reason। देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का ले लेते हैं। इंडिया में जो लेबर्स हैं वो क्या है, अबेंडेंट है। अबेंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा है, और जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मीन्स उसका प्राइस डिक्रीज हो गया। तो हमारे इंडिया में लेबर्स बहुत ज़्यादा है, तो उसका जो वो चीप लेबर्स बोलते हैं कि कम रेट पे हमें मिल जाता है। और जैसे यूएसए है, यूएसए के पास कैपिटल ज़्यादा है, मशीनरीज ज़्यादा है, तो उसमें अबंडेंट है, तो उसका जो चीप है हमें वहाँ पे चीप मिल जाएगा। तो देखिए यूएसए के पास कैपिटल है, ओके। तो क्या करेंगे कि यूएसए बोलेगा कि इंडिया के पास लेबर है बहुत ज़्यादा है और इसकी कॉस्ट भी कम है, तो मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कर लिया। और इंडिया बोलेगा कि यूएसए के पास बहुत ज़्यादा है कैपिटल और वो बहुत चीपली मिल रहा है, तो मैं इससे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हो गया, सॉल्व हो गया। तो जो सी कंट्री में कैपिटल और उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हमारे कॉस्ट बियर करते हैं किसी भी गुड्स को बनाने के लिए, जहाँ पे कम हो वहाँ से इंपोर्ट कर लो एंड उसको फाइनल गुड्स उसमें मॉडिफाई करके फिर एक्सपोर्ट कर दो। इसलिए हम करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। थर्ड पॉइंट्स क्या है बच्चों, थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है availability of different factor of production such as labor, capital and raw materials different among the nations। अब देखिए कोई कंट्री में, मैं फर्दर भी सेकेंड पॉइंट में एग्जांपल दिया, कोई कंट्री में कोई चीज़ ज़्यादा होती है और कोई भी कंट्री में कोई चीज़ कम होती है। तो एक काम करो, ट्रेड करते हैं, जो आपके पास ज़्यादा है, जिनके पास ज़्यादा है वो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं, और जिसके पास कम जो चीज़ ज़्यादा है उससे इम्पोर्ट कर लो, और जो उसके पास जो है उसको एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल ले तो जो इंडिया है, इंडिया में लेबर ज़्यादा है तो उसको एक्सपोर्ट कर दो यूएसए से, और यूएसए में कैपिटल ज़्यादा है तो उससे इंपोर्ट कर लो, तो सिंपल। तो ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम उसको ट्रेड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अनइक्वल है, इस वजह से हम ट्रेड करते हैं। कभी कभी लेबर की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन कॉस्ट भी डिफर करता है, कहीं पे कम पैसों में बन जाता है तो वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस भी कंट्री में कम कॉस्ट लग रहा है वहाँ से कर लो इंपोर्ट। और अवेलेबिलिटी होता है कि किसी कंट्री में ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हैं, लाइक पेट्रोलियम, ठीक है। इराक में पेट्रोलियम ज़्यादा है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम
पेट्रोलियम इंपोर्ट करके और उसको फाइनल रिफाइन करके फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उस टर्म्स को भी हम कुछ कहते हैं जो कि मैं फर्दर बताऊँ, ठीक है। इसलिए बने रहे मेरे साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों बता रहा है, देखिए नेक्स्ट बता रहा है रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन लोकल मार्केट्स। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी सिर्फ हमारे की हम लोकल मार्केट पे ही डिपेंड है, उस क्वालिटी पे ही डिपेंड है। हम ट्रेड की वजह से अपने आप को एक्सप्लोर कर पाते हैं, अपने गुड्स को ज़्यादा उसकी क्वालिटी बढ़ा पाते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, ओके। लाइक होम मार्केट में भी स्ट्रगलिंग ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर। अब देखिए कोई लोकल मार्केट में उसमें लिमिटेड गुड्स मिलेंगे, लिमिटेड टेक्नोलॉजी मिलेंगे। जब हम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिलेगा, ज़्यादा एडवांस हमारी वो क्वालिटी होगी। तो इसमें हमारी क्या होती है, डिपेंडेंसी ऑन लोकल मार्केट रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट था। नेक्स्ट है इंक्रीज चांस ऑफ सक्सेस। लाइक सो बच्चों क्या होता है, इंक्रीज द चांस ऑफ सक्सेस मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को हम इंपोर्ट करेंगे, उसे फाइनल गुड्स को हम तैयार करेंगे, फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने रॉ मटेरियल्स को कर लिया, क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो हमने इंपोर्ट कर लिया नेचुरल रिसोर्सेज और उसको फाइनल गुड्स को बना लिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, चीप लेबरल्स है। तो लेबर कम पैसों पे मिल जाता है, उनका कॉस्ट कम होता है, तो हम उस गुड्स को अच्छे से बना पाएंगे और बना के हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम प्रॉफिट कमा पाएंगे और हमारी इकोनॉमी डेवलप्ड होगी, तो सक्सेस का चांस बढ़ गया, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज द एफिशिएंसी। जब हम गुड्स को अच्छे से क्वालिटी से, तो बच्चों इंक्रीज एफिशिएंसी क्या होता है, इंक्रीज एफिशिएंसी ये होता है कि जब हम रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करेंगे और उसको हम फाइनल गुड्स बनाएंगे तो इसका क्या होता है कि हमारी कंट्री में लार्ज स्केल का प्रोडक्शन हो रहा है। और जहाँ पे लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, आप लोगों को पता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होती हैं और इकोनॉमीज ऑफ स्केल से और भी चीज़ें डेवलप्ड होंगी। तो इससे हमारे जो एम्प्लॉयमेंट पे फ़र्क पड़ा, हमारी मार्केट्स डेवलप्ड हुई, तो इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू ट्रेडिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी से बच्चों क्या मीनिंग है हमारा, कि देखिए एक डेटा है, डेटा जो डेटा है वो बताता है कि अगर हमने जो यूके ने ट्रेड किया और इन्वेस्टमेंट ने ट्रेड किया, जिसको हम यूकेटीआई बोलते हैं, ओवरसीज मतलब कि ट्रेड हो रहा है, एक्सचेंज हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उससे क्या हुआ, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी बाय कितना, 34%। बच्चों अगर आप ये सब लाइन लिख के आते हो तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए। सो इवन आ थर्ड मोड नो इंक्रीज इन प्लान। अगर देखिए जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर कोई लेबर एक घंटे में 2 प्रोडक्ट गुड्स बना रहा है तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से क्या होगा, एक लेबर कितना इंक्रीज कर देगा, 4 गुड्स बना रहा है, ठीक है। तो इसकी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई ना। तो हमें ट्रेड करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। हमारे यहाँ पे क्या अबेंडेंट ऑफ लेबर्स हैं, तो कुछ लेबर्स हम क्या करेंगे, यूएसए में एक्सपोर्ट करा देंगे और उसके बदले में इंपोर्ट कर लेंगे हम कैपिटल को। तो हमारी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। यहाँ पे बहुत सारे लेबर्स थे जो बैठे थे, वो काम नहीं करते थे, तो हमने दूसरे सेक्टर में भेज दिया और वहाँ से हमने कैपिटल उसके बदले ले लिया, तो इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। और डाटा भी शो करता है कि जो ओवरसीज ट्रेड करने से यूएसए का क्या हुआ,
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ और कितना परसेंट हुआ, 34%। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक एडवांटेज। बच्चों आपने सुना होगा, मैं आपको एक बेस्ट कंसेप्ट सिखाऊंगी आज, ठीक है। तो देखिए, हम जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो मैंने बताया कि हम उसको फॉरेन करेंसी में करते हैं, फॉरेन करेंसी में करते हैं, ठीक है, करेंसी में करते हैं और उसको हम फॉरेन एक्सचेंज भी बोलते हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होता है, डीवैल्यूएशन हो जाती है रुपीस की। डीवैल्यूएशन मीन्स क्या बच्चों, कि अब देखिए इंडिया की जो करेंसी है वो डीवैल्यूएट हो गई। बोलोगे कि इंडिया की करेंसी डीवैल्यूएट हो गई, तो क्या हुई, जब एक डॉलर जब था, मैं ऐसे ही रॉ एग्जाम्पल ले रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, $1 50 रुपीज़ का था, जब डीवैल्यूएट हो गया तो वन डॉलर क्या हुआ, 55 रुपीज़ हो गया। अब बोलोगे मैम ये तो इंक्रीज हो रहा, तो फायदा है, नहीं। जब हम $1 देते थे और हम 50 रुपए की चीज खरीद लेते थे, बट डीवैल्यूएशन से जो वैल्यू ऑफ मनी होती है वो डिक्रीज हो गई, सो तो हमें ज्यादा पैसे पे करना पड़ रहा है। पहले प्रीवियसली हम क्या पे करते थे, ओनली 50 रुपीज, अब हमें 55 रुपीज करना पड़ता, तो हमारी जो वैल्यू ऑफ करेंसी थी वो रिड्यूस हो गई, तो हमारी क्या हुई, हमारी डीवैल्यूएट हो गई करेंसी। तो हमेशा बच्चों याद रखना, जब हमारी करेंसी डीवैल्यूएट हो जाती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसका फर्दर बहुत वो है, ये आप हायर एग्जाम पढ़ोगे, तो अभी के लिए याद रखना, जब करेंसी किसी वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हो जाती है तो मतलब उसकी जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज कर हो जाती है, ठीक है। और और जब हम दूसरी तरफ से, एक तरफ हमने क्या रीवैल्यूएशन पढ़ा, दूसरा है डीवैल्यूएशन, जब हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हो जाती है। दूसरा टर्म होता है बच्चों रीवैल्यूएशन, ओके। रीवैल्यूएशन में क्या होती है, जब अगर रीवैल्यूएशन अगर किसी करेंसी की होती है तो $1 मीन्स 50 रुपीज, अगर रीवैल्यूएशन होगी करेंसी की तो $1 इक्वल टू 45 रुपीज। समझे बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ, हमारी वैल्यू, करेंसी ऑफ वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने समझ लिया, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जो हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज जब होता है तो हम क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, रीवैल्यूएशन मीन्स हमारी करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है और हमें क्या करना चाहिए, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। और दूसरी, अगर हम डीवैल्यूएशन में होता है, जब हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हो जाती है तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक एडवांटेज में क्या है, कि अगर किसी कंट्री की करेंसी डिवैल्यूएट हो गई, वैल्यू ऑफ करेंसी डिक्रीज हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो, जिससे हमारी कंट्री में करेंसी आएगी और वो करेंसी क्या होगा, एप्रिशिएट कर जाएगी फ्यूचर में। तो ये होता है इकोनॉमिक एडवांटेज, आप फर्दर क्लास में भी पढ़ेंगे, बट आप इतना याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन क्या होता है और डीवैल्यूएशन क्या होता है। फिर से आई एम रिपीटिंग, डीवैल्यूएशन मीन्स करेंसी की वैल्यू डिक्रीज हो जाना और रिवैल्यूएशन मीन्स करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ग्रोथ। जब हम ट्रेडिंग करते हैं बच्चों तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जीडीपी इंक्रीज होता है, हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज होता है, हमारी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज
बहुत सारी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती है। और किसकी होती है? दोनों कंट्री की होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो बच्चों हमने बेनिफिट में क्या पढ़ा? हमने ये, मैं कंक्लूड करती हूँ कि बेनिफिट में कि हमारे पास अगर कोई चीज़ की कमी है तो हम दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करके और उसमें हम क्या एक्सपर्ट बन सकते हैं कि ठीक है। तो क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर किसी कंट्री में चीप चीज़ें मिल रही हैं, मतलब सस्ता चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ से इंपोर्ट कर लो और उसको मैन्युफैक्चर करके फिर एक्सपोर्ट कर लो। तो यही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग का आपने बेनिफिट देख लिया। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा क्या टॉपिक है बच्चों, देखते हैं। आगे है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड। हम इम्पोर्टेंस क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड का, तो वन बाय वन स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट बच्चों है मेक यूज ऑफ अबेंडेंट रॉ मटेरियल्स। अब देखिए, जिस कंट्री में जो चीज़ की कमी है उस कंट्री क्या करेगा? इंपोर्ट कर लेगा। तो वो क्या होगा? उस रिसोर्सेज में क्या होगा? अबेंडेंट हो गया, उसके पास बहुत सारी चीज़, उसकी जो क्वांटिटी थी वो इंक्रीज हो गई। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस पता चल गया कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम रॉ मटेरियल्स या कोई भी चीज़ें हो गई, मेनली जो होता है हमें रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कराना चाहिए। ये एक रूल होता है किसी भी कंट्री के लिए। क्यों? क्योंकि जब हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं तो हमें वो सस्ता पड़ता है, और जब हम फाइनल गुड्स को लेते हैं तो वो हमें महंगा पड़ता है। तो ऑलवेज क्या होना चाहिए? एक कंट्री को रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कराना चाहिए और फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा क्या होता है? रॉ मटेरियल्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है और हमारे पास क्या बिग अमाउंट, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरेटिव एडवांटेज। अब देखिए, कंपैरेटिव एडवांटेज ये थ्योरी भी है जो कि रिकार्डो ने दिया था, और ये फर्दर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे अगर आप इकोनॉमिक लेते हो। तो कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? सिंपल वे से मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए, ये इंडिया है और ये यूएसए है। मैं पेन दूसरा ले, मान लीजिए माने ये इंडिया है और ये यूएसए है, ठीक है। इंडिया के पास भी लेबर है और इंडिया के पास भी कैपिटल है, ठीक है, दोनों चीज़ें। यूएसए के पास भी लेबर है और यूएसए के पास भी कैपिटल है, दोनों चीज़ क्या है? अबेंडेंट है, ठीक है। वो क्या होता है? दोनों चीज़ अबेंडेंट है। बट बच्चों, लेबर की जो कॉस्ट होती है इंडिया में वो कम होती है, ठीक है। और यूएसए में जो कैपिटल का कॉस्ट होता है बच्चों वो कम होता है। तो क्या करेंगे कि इंडिया और यूएसए बोथ में अबेंडेंट है, बट एज कंपेयर टू कैपिटल, इंडिया इंडिया जो है, जो लेबर में उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज कम है, ठीक है। फिर से समझिए कि इंडिया क्या है? बोथ लेबर और कैपिटल दोनों में अबेंडेंट है, दोनों में एक्सपर्ट है। बट एज कंपेयर टू कंपैरेटिव एडवांटेज, कैपिटल से लेबर, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट बियर करना पड़ता है, वो लेबर में कम है एज कंपेयर टू कैपिटल। वैसे ही यूएसए क्या है? यूएसए बोथ, उसके पास बोथ रिसोर्सेज हैं, बस एज कंपेयर टू लेबर उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है? कैपिटल में है, ठीक है। समझे क्यों? क्योंकि इसका जो कॉस्ट बियर करना पड़ता है वो कम है, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ, इंडिया का एग्जाम्पल देती हूँ। इंडिया के पास बोथ है, लेबर भी है, कैपिटल है, बट एज कंपेयर टू कैपिटल, इंडिया की कंपैरेटिव एडवांटेज किस में है? लेबर में। ओके, समझ गए? तो कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, और जो चीज़ जिस चीज़ कंट्री में सस्ती है उसको क्या करो? एक्सचेंज कर लो। इंडिया क्या करेगा? कैपिटल को इंपोर्ट करा देगा और लेबर को एक्सपोर्ट करा देगा, तो कंपैरेटिव एडवांटेज हो गई। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेटर चॉइस ऑफ द कंज्यूमर। ये थोड़ा टेक्निकल, कंपैरेटिव एडवांटेज टेक्निकल था, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।
थर्ड क्या है बच्चों, ग्रेटर चॉइस ऑफ कंज्यूमर। देखिए कुछ गुड्स क्या होते हैं लोकल में बनते हैं, उसका चॉइस हो गया, लोगों के पास ऑप्शंस हैं खरीदने के लिए। कुछ क्या होता है हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराते हैं, तो लोगों के पास चॉइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाती हैं, उनका जो रहन सहन इंक्रीज हो जाता है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हो जाते हैं गुड्स को मार्केट में गुड्स बहुत हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड ग्रेटर एफिशिएंसी, ये क्या है चलिए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये मेरी ही वीडियोस में मिलेंगे और मैं बहुत सारे सोर्स से इसको कलेक्ट करके लाई हूँ, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से, अगर आपको सारे नोट्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे मेंशन कीजिए और हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो हम फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। जब हम बच्चों ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियसली में कंपैरेटिव एडवांटेज बोला उससे क्या है कि हम अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम उस गुड में स्पेशलाइजेशन होते हैं, उसको हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, उससे क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है और ग्रेटर एफिशिएंसी होती है उसकी। लाइक अगर हम दूसरी कंट्री से एमएनसीज मंगाते हैं, ठीक है, एमएनसीज मंगाए, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे कंट्रीज में आके स्टैब्लिश हुआ, ठीक है, उससे क्या हुई, अदर चीज़ें भी डेवलप्ड हुई, मार्केट इंक्रीज हुआ, लोगों के पास चॉइसेस आ गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट हो रही है ना। तो क्या हुआ, ट्रेडिंग से हमारी, अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कंट्रीज़ में उस चीज़ की स्पेशलाइजेशन हो जाती है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होता है, अदर सेक्टर और डेवलप्ड होता है और उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्या है, सर्विस सेक्टर ट्रेड। हम ओनली गुड्स नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम सर्विसेज भी करते हैं। क्यों, लाइक अभी हमने जो वैक्सीन मंगवाए हैं हम दूसरे कंट्री से ही मंगवाए हैं, तो क्या है वो सर्विसेज है। डॉक्टर ने यूएसए की या फिर कोई भी कंट्री ने, रशिया ने वैक्सीन बनवाई, उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया और रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो गया, सर्विसेज हो गया, और उस सर्विसेज ने हमें प्रोवाइड कराया, क्या कराया, वैक्सीन प्रोवाइड कराई। तो हम सर्विसेज को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और जब बच्चों हम सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो वो होता है इनविजिबल आइटम। प्लीज़ याद रखिएगा कि जब सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है तो हम उसको इनविजिबल आइटम कहते हैं। आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि इनविजिबल आइटम्स क्या होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सर्विसेज क्या हो गया, इनविजिबल आइटम्स, लाइक क्या, आईटी सेक्टर्स, बैंकिंग, हम दूसरे कंट्रीज में जाके अपने होता है, हम अपने कंट्रीज में जाके बैंक का भी फंड्स लेते हैं, हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था सोर्स ऑफ फाइनेंस, हम दूसरी कंट्रीज का हम ले रहे थे ना सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज ले रहे थे, तो बैंकिंग सर्विसेज हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, रिसर्च हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, और बेस्ट एग्जांपल क्या है, दूसरी कंट्रीज में ने वैक्सीन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी और उसने हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराया। तो हमें सिर्फ गुड्स की, विजिबल आइटम्स की नहीं बेनिफिट होती, हमें सर्विसेज की भी बेनिफिट होती है, और उसको हम सेकेंड नेम में क्या कॉल करते हैं, इनविजिबल आइटम। चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, हमने ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा, तो ग्लोबलाइजेशन, बिफोर ग्लोबलाइजेशन क्या था, जब 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आई, मेनली क्या आया था, एलपीजी, ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन बच्चों आया, उससे क्या हुआ कि जो जिस कंट्रीज के पास जो चीज़ नहीं थी उसने इंपोर्ट किया, और जो चीज़ उसके पास बहुत ज़्यादा थी उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। इससे गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सचेंज हुई, और इससे क्या हुआ, वो एक्सपर्ट हुए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ,
इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट हुई और भी सेक्टर डेवलप्ड हुई। इससे क्या हुआ, सारी कंट्री की क्या हुई, जीडीपी इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ, पॉवर्टी रिड्यूस हुआ। और ये क्या हुआ, एट अ ग्लोबल लेवल पे। ग्लोबली अगर कोई कंट्री एक्सचेंज करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो एट अ ग्लोबल लेवल पर उसकी ग्रोथ होती है और इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है, इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है। तो इससे ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड से ये सब फायदा होता है। देखिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी लेवल रिड्यूस हुआ, और एग्जाम्पल क्या दिया है, स्पेशली इन साउथ ईस्ट एशिया। उसका क्या हुआ, हाई रेट ऑफ ग्रोथ सिंस 980। देख लीजिए 1980 में जो साउथ एशिया था उसका एक्सचेंज की वजह से, इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से उसकी क्या हुई, ग्रोथ हुई। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो अब देखो, किसी चीज़ की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज जरूर होगा, तो हम डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्या है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये वो फर्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, वो है लीगल परचेज। तो लीगल परचेज बच्चों क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, जब हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो हमें प्रोसीजर, रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स कम फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करते हैं तो हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फॉलो करना पड़ता है, उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो बहुत सारी लीगल चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट ये प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, डिस्टेंस का। हमने उसमें क्या पढ़ा था, जब हम डोमेस्टिक लेवल पे ट्रेड करते हैं तो हमारा डिस्टेंस कम होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है। वेयर एज जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है। तो जिससे क्या होता है, फाइनल गुड्स की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डिस्टेंस भी लॉन्ग डिस्टेंस है तो हमें अदर कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है। डिफरेंस, डिफरेंट लैंग्वेज। अगर हम विद इन द डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो हमारे लैंग्वेज बैरियर नहीं होता। दूसरे, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो हमें कभी कभी लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है कि हमें एक मिडल मैन हायर करना पड़ता है जो कन्वर्ट करता है लैंग्वेजेस को। तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में बैरियर्स या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। देखिए डिस्टेंस ज़्यादा है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसका कॉस्ट बढ़ गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, कम्युनिकेशन लैंग्वेज नहीं आती तो वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्वालिटी कैसे पता चलेगा गुड्स का। तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो गई। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था। कम्युनिकेशन बैरियर हो गया। क्यों, क्योंकि उन लोगों को लैंग्वेज नहीं आती, वो अच्छे से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नहीं बता पाएंगे, उसके एडवांटेज नहीं बता पाएंगे। तो कम्युनिकेशन बैरियर भी हो गया और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इंक्रीज। रिस्क इन ट्रांजिट। क्या होता है कि अगर हम इंटरनल ट्रेड करते हैं तो रिस्क कम होता है। हमें पता होता है कि गुड्स फर्दर लोगों की डिमांड्स क्या होंगी, प्रेफरेंस क्या होंगी, टेस्ट क्या होगा, किस चीज़ की कितने बार डिमांड होगी। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड से हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं, क्या पता हमारे डोमेस्टिक में उसकी डिमांड ही ना हो, उसका जो प्राइस है बहुत लो रखना पड़े। तो इन सब चीज़ों को बिजनेस रिस्क बियर करना पड़ता है। जब बच्चों हम डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं तो हमारा जो रिस्क होता है वो कम होता है। वेयर एज जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बहुत सारी फ्लक्चुएशन होती हैं बिजनेस साइकिल में। तो इससे क्या होता है, हमारा रिस्क बियर बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो रिस्क की भी प्रॉब्लम हो जाती है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन बिजनेसमैन। हमें पता नहीं होता, इतनी नॉलेज नहीं होती है बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट की। वहाँ के बिजनेसमैन कैसे होते हैं, उनकी बैंकिंग सिस्टम क्या है, वो किस कैसे नेचर के हैं, वो क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छे से नहीं बता रहे हैं। बहुत सारे हिडन चीज़ें होती हैं जो कि सामने नहीं आ पाता। तो
ये क्या है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें गुड्स के बारे में नहीं पता होता, बिजनेसमैन के बारे में नहीं पता होता, तो ये सब क्या हुआ, प्रॉब्लम्स हो गई। ठीक है, फिर है डॉक्यूमेंटेशन। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड्स में करते हैं तो बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फॉलो करना पड़ता है, लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, टाइम वेस्ट हो रही, जो चीज़ बहुत जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशंस में, लीगल प्रोसीजर में बहुत टाइम वेयर करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा क्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। तो क्या है, एक बार हम रिपीट कर ले, लीगल प्रोसीजर, बहुत सारे लीगल प्रोसीजर फॉलो करता है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, लैंग्वेज बैरियर होता है, लैंग्वेज नहीं आता तो हमें मिडल मैन हायर करना पड़ता है। दूसरा क्या है, डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बियर करना पड़ता है, कम्युनिकेशन बैरियर होती हैं, लैंग्वेज नहीं आता, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हमें फॉरेन मार्केट का पता नहीं है, बिजनेस साइकिल कब फ्लक्चुएट हो जाएगा ये हमें पता नहीं होता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें नॉलेज, प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं होती, बिजनेसमैन का नॉलेज नहीं होता, तो इससे क्या होता है, ये रिस्क। डॉक्यूमेंटेशन, अगर हम कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों, तो बहुत सारे लीगल प्रोसीजर, बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन फाइल करनी पड़ती है, तो इससे क्या है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। मेन कंसेप्ट बच्चों, ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड का मेन हेड है, और मान लीजिए मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, ये हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, आपको एग्जाम में क्या, उसकी प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी अच्छे से करके जाइएगा, इम्पोर्टेंस भी आ जाएगा कि जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है, बट मैं एक्स्ट्रा सोर्स से लेके आई हूँ। और हमारा क्या था, रीज़न, हम क्यों ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या बच गया बच्चों, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड कर रहे हैं दूसरी कंट्री से, तो उसका क्या बेनिफिट है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो देखेंगे। चलिए देखें, और प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक कंट्री को क्या बेनिफिट होता है, चलिए देखते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, देखना। फर्स्ट है, इट हेल्प अ कंट्री टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि हमें डॉलर, हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री में डॉलर होगी, और वो क्या है, फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होगा आरबीआई के पास। ठीक है, विच कैन यूज फॉर इम्पोर्टिंग द वैल्यू वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जब हमारे पास डॉलर ज़्यादा होगा तो हम गुड्स को इम्पोर्ट भी करा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट, हमें बहुत अच्छा गुड्स, ऐसा क्वालिटी ऑफ कैपिटल, इतनी अच्छी मशीन्स दूसरे कंट्री से अगर लेना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, ताकि हम हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा इंपोर्ट कर पाएंगे अच्छी चीज़ों का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इट लीड टू द स्पेशलाइजेशन ऑफ नेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इट मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिक मैनर। देखिए, जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो हमने क्या किया, इंडिया ने मशीन कर लिया। पहले क्या होता था, वो चीज़ लेबर करती थी, तो लेबर की जो वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं निकल के आती थी। अगर हमने मशीन इंपोर्ट किया, हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना अपने लेबर को, बट अगर हम मशीन्स यूज़ करेंगे और लेबर उस पर वर्क करेगी तो उसकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। जब लेबर प्रीवियस, जब मशीन्स नहीं था तो एक लेबर क्या करता था, ओनली 2 kg ऑफ व्हीट बना पाता था। ठीक है, और अब जब मशीन्स आ गई तो एक लेबर क्या, 4 kg ऑफ व्हीट का, ठीक है, वो बना पर, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, राइस का बनाना प्रोडक्ट्स, व्हीट का ब्रेड बनाना प्रोडक्ट्स, तो क्या हुई, मशीन हमने इंपोर्ट कराया, इससे क्या हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ओके, सेकंड पॉइंट ये था।
थर्ड पॉइंट बच्चों क्या है, चलिए देखते हैं। It help in nation improving its growth prospect and also create opportunity for the employment. मैंने आप बताया था जब MNCs आएंगी तो क्या होगा, और भी सेक्टर्स डेवलप्ड होंगी, और भी सेक्टर उसके साथ ग्रोथ होगी, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जनरेट होगा। उसके साथ साथ क्या MNCs आई तो हमारे लेबर्स को लेंगी, एम्प्लॉय करेंगी, तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी इंक्रीज हुआ। ओके, it help in it make it possible for people to consume goods services produced in other, help in increasing their standard of living। देखिए, मैंने आपको इम्पोर्टेंस में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था बच्चों, कि अगर कोई कंट्री इंपोर्ट करती है गुड्स, तो एक तो हो गया लोकल प्रोडक्ट्स और हमने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कराया, तो लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। उनकी जो लिमिटेड हमारी थिंकिंग उससे बियॉन्ड होता है, लोगों के पास ऑप्शंस होती हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बनते हैं। और वो क्यों, किस वजह से हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड से वजह से हो रहा है। तो हमने क्या सीखा कि एक नेशन, एक कंट्री क्या बेनिफिट होता है। फर्स्ट क्या है, उसकी फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज होती है, जिससे वो हाई क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकता है फ्यूचर में। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि जब जब हम एक्सचेंज करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं बच्चों, तो हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी, हम उस चीज़ में एफिशिएंट हो जाती हैं, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर हम इंपोर्ट कराते हैं मशीन, और मशीन लेबर अगर मशीन पे वर्क करता है, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है, इससे क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, पर कैपिटा ऑफ इनकम इंक्रीज होगा। दूसरा क्या है, लोगों के पास ऑप्शंस हो जाते हैं, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि एक फार्म अगर अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो कंट्रीज की बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेस है या लार्ज इंडस्ट्रीज है, उनको क्या क्या फायदा होता है, चलिए देखते हैं उनको भी। तो फर्स्ट पॉइंट करते हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों, देखिए, it help in increasing the profit of the firm by selling the goods in the country where the price are high। अब क्या होता है कि जिस कंट्रीज में उसकी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज फार्म क्या करेगा, उस गुड्स को वहाँ पे एक्सपोर्ट करा देगा, बेच देगा। इससे क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगी और उसके पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएंगे, ठीक है, एक कंट्रीज के पास, तो ओवरऑल कंट्रीज की भी डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा क्या है, इट हेल्प फर्म इन यूजिंग देयर सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ देयर ऑपरेशन। अगर देखिए हमारे कंट्रीज में कोई मशीन नहीं है, तो वो क्या करेगा, कंट्री इंपोर्ट करा देगा और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, इससे क्या, वो प्रॉफिट और ज़्यादा अर्न कर सकता है। ओके, थर्ड क्या है, इट हेल्प इन फार्म इन इम्प्रूविंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखिए, जब उसने इंपोर्ट किया, ठीक है, गुड्स को इंपोर्ट किया, तो उसकी लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि वो मशीन के साथ वर्क कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है वो रिड्यूस हो गया कि वो पहले जब 1 घंटे में काम कर रहा था, वही चीज़ अब वो आधे घंटे में काम करेगा। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएगा, करेगा तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। तो ग्रोथ हो रही है ना बच्चों, एंड द एंड क्या हुआ, उसकी जो कंपनी हुई, प्रॉफिट अर्न किया, तो ग्रोथ पे गया ना, उसका जो अपवर्ड है, उसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड जाएगा। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्या है, इट एक्ट एज वन ऑफ द वे ऑफ अचीविंग द growth ऑफ फार्म फेसिंग थ्रू द मार्केट कंडीशन इन द डोमेस्टिक मार्केट। अब देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए कि अगर कोई एक डोमेस्टिक मार्केट है, उसकी गुड्स डोमेस्टिक मार्केट में नहीं इंक्रीज हो रही है, तो क्या करेगा, वो फॉरेन में उस गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा। मे बी उस गुड्स की डिमांड दूसरे कंट्री में ज़्यादा हो, उस गुड्स की जो डोमेस्टिकली डिमांड नहीं थी वो इंटरनेशनली इंक्रीज है, उस डिमांड को इंक्रीज,
तो उसके पास भी ऑप्शंस हो गए ना कि उस गुड्स को वो डोमेस्टिकली भी सेल कर सकता है और इंटरनेशनली सेल कर रहा, तो उसके पास ऑप्शंस हो जाते हैं। ओके बच्चों, it improve the business vision and it make the firm more competitive and diversified। देखिए, जब आपके पास, आप लोगों को भी यही माइंडसेट होगा कि अगर हमारे पास कंपटीशन होता है, अगर कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी हम अपने आप को इंक्रीज कर देते हैं। तो क्या अगर कोई गवर्नमेंट एमएनसीज को कहेंगी आप हमारी कंट्रीज में आइए और इस्टेब्लिश हो, तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन से क्या होगा, वो अपनी क्वालिटी इंक्रीज करेंगे अपने प्रोडक्ट्स की। डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन है वो भी अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंक्रीज करेंगे, और जो एमएनसीज आई हैं वो अपने भी प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन होता है तो उसका जो क्वालिटी ऑफ गुड्स वो अच्छा होता है, लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं, जो अच्छा होगा उसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी, उस गुड्स की ज़्यादा होगी, तो उसको देख के और भी कंट्रीज होगी कि और भी बिजनेसमैन होगा कि कहेगा भाई मैंने भी इंक्रीज करना है, तो इससे मार्केट कंडीशन ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। और दूसरा देख तो एक विजनरी, हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो डोमेस्टिक भी अपने स्टैब्लिश कर सकती है और इंटरनेशनली भी जाके अपने इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश कर सकती है, तो एक बिजनेस एक्सपेंशन भी हुआ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, बेनिफिट टू द फर्म। एक इंटरनेशनल ट्रेड करने से नेशन को क्या बेनिफिट होता है और फर्म को क्या बेनिफिट होता है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, फर्म को क्या होता है बच्चों, उनकी जो होता है उनका ऑप्शंस, उसकी मार्केट इंक्रीज हो जाती है गुड्स को सेल करने में, वो इंपोर्ट करा सकते हैं मशीन से जिनसे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो उनकी इकोनॉमी, उनका मार्केट में गुड्स ज़्यादा होगा तो उस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो कंपटीशन इंक्रीज होता है और क्या, फेयर पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, जो कि एक किसी भी कंट्री या किसी भी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी हैं हमारे बेनिफिट, वन बाय वन स्टडी करते हैं। ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कंजप्शन, सेकेंड फर्स्ट पॉइंट ये बेनिफिट ही है। ठीक है बच्चों, तो बेनिफिट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके बुक्स में इतना ही मेंशन था, बट इतना ही था हमारे पास बुक्स में, बट हमें और भी पढ़ना है, आपने लॉन्ग आंसर में ये लिख के आना है सब। ठीक है, आई एम रिपीटिंग यू, अगर नोट्स चाहिए तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, कमेंट्स करने पड़ेंगे, फिर हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। ओके बच्चों, तो देखिए, जो ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर कंजप्शन, जब गुड्स की एक्सचेंज हो रही है तो जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के पास ऑप्शंस आ जाती हैं उस गुड्स को बाय करने के लिए। ठीक है, तो वो डोमेस्टिक भी गुड्स को बाय कर सकता है और जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसको भी बाय कर सकता है, और इससे क्या होता है, कंज्यूमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है। ओके, सेकेंड है efficient allocation and better utilization of resources। देखिए, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अगर एमएनसीज आई, जो 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 लेबर थी, जो पीपल अनएम्प्लॉयड थी, उससे क्या होगा, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एम्प्लॉयड हो रही हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज हो रहा, जो पहले मिसयूज होता था अब प्रॉपर यूज हो रहा है। अब कोई चीज़ हमारे देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अगर हमारे कंट्री में कोई चीज़ अबेंडेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, जो कि हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेंगे तो हम जो चीज़ हमारे कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है उसको हम इम्पोर्ट करा सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया, और जिससे क्या होगा बच्चों, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। थर्ड क्या है, प्रमोट एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। क्या, फिर से ये देखिए, मेनली एक ही चीज़ होती है, आपको बस ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल ट्रेड से क्या बेनिफिट हो रहा है। क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर कोई कंट्री है
उसने क्या किया, उसके पास, हमारे पास इंडिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसने मशीन को इंपोर्ट कराया। अब जो जो लेबर एक चीज़ 4 घंटे में बना रही थी, मशीन आने के बाद एक लेबर उसको 1 घंटे में बना रहा है। तो क्या हुआ, एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो हो गया ना। तो ये इसका भी क्या होता है, बेनिफिट होता है बच्चों, कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और वो किसकी वजह से हो रही है, एक्सचेंज, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से हो रही है। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखिए एमएनसीज आई, उसने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ, लोगों को हायर किया, ठीक है, हायर किया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। जैसे हो गया अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हुआ, वो इंडियन पीपल को भी एम्प्लॉयड कर रही हैं। और क्या हुआ, अगर किसी भी इंडियन पीपल को नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही, तो दूसरे कंट्रीज में अपने आप को जाके और सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर देखते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। टीचर्स बहुत सारे होते हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज देती हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है बच्चों, एम्प्लॉयमेंट हो रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, ओके। कंजप्शन एट चीपर कॉस्ट, देखिए जहाँ पे गुड्स अबेंडेंट होती हैं वहाँ पे क्या होता है, उसका कॉस्ट कम हो जाता है और प्राइस भी कम हो जाती है। देखिए मैं आपको फिर से आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। लाइक इंडिया में चीप लेबर मिल जाती है, मतलब सस्ते पे लेबर्स मिल जाती हैं, और यूएसए में कैपिटल सस्ते पे मिल जाता है, ठीक है, लो रेट पे। तो इंडिया और क्या बोलेगा, मैं अपने लेबर को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, आप हमें कैपिटल इंपोर्ट कर दीजिए। इससे क्या हो रहा है कि मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं कि अगर हम, एक तो डोमेस्टिक गुड हो गया, दूसरा हम अगर इंपोर्ट कराते हैं गुड्स, तो हमारे लार्ज ऑप्शंस हो गए, इतने सारे ऑप्शंस हो गए। जब जहाँ पे गुड्स इंक्रीज हो गया तो उसका क्या होगा, प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, और प्राइस डिक्रीज हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होगा। तो क्या हुआ, कंजप्शन, हमारे जो चीज़ पहले बहुत हाई था, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से लोगों की जो कंजप्शन है वो फुलफिल हो रही है, लोग अपने डिमांड्स फुलफिल कर रहे हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, रिड्यूस द ट्रेड फ्लक्चुएशन, देखिए वो क्या है, चलिए अब देखिए, जो फ्लक्चुएशन होती है ट्रेड साइकिल में, जैसे बूम हो गया, डिप्रेशन हो गए, रिसेशंस हो गए, तो क्या होता है कि अगर डिमांड एंड सप्लाई में लैग हो गया, ठीक है, अगर लैग हो गया तो फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, कभी प्राइस ज़्यादा हो जाता है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। तो ये फ्लक्चुएशन को रिड्यूस करता है और क्या करता है, ट्रेड करता है। डिमांड एंड सप्लाई कॉन्टिन्यूस वे में चले, उनका फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो, उनका गैप ज़्यादा ना हो, और वो क्या होता है, वो किससे होगा, ट्रेड से होगा। अगर किसी भी गुड्स की जो हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, तो क्या करेगा, उस गुड्स को इंपोर्ट करा लेगा और लोगों की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाएंगी, और इससे क्या होगा, फ्लक्चुएशन नहीं आएंगी बिजनेस साइकिल में, ओके बच्चों। 7 है यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं फर्स्ट स्लाइड से बता रही हूँ। लेबर ज़्यादा है, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दो, कैपिटल कम है, वहाँ से इंपोर्ट कर लो, तो सरप्लस लेबर थी, उसका क्या हुआ, यूटिलाइजेशन हुई ना। तो क्या हुआ, यूटिलाइजेशन, जो चीज़ आपके पास अवेंडेंट है उसको एक्सपोर्ट कर लो, जो आपके पास कम है उनको इंपोर्ट कर लो। तो इससे क्या होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस, जो भी रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, और क्या हुआ, फिजिकल रिसोर्सेज हुआ, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, ओके। नेक्स्ट है फॉस्टर द पीस एंड गुडविल, इससे क्या होता है, जब बच्चों हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इससे क्या होता है, हम गुड्स एंड सर्विसेज को भी तो कर रहे हैं, उसके बाद उसके बियॉन्ड भी
हम कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, हम एक अच्छा रिलेशंस डेवलप करते हैं जो ओवरऑल कंट्रीज़ में है, उसमें पीस बना होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है बच्चों कि हमारी कंट्रीज़ में हमारा जो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे पीस बना होता है, लोग एक दूसरे की लैंग्वेज सीखते हैं, एक दूसरे का कल्चर सीखते हैं, ट्रेडिशंस एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। तो हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं, और भी इससे बियॉन्ड चीज़ों को भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और इससे क्या होता है ग्लोबल लेवल पर पीस गुडविल बना रहता है। ओके, तो ये था बच्चों हमारे बेनिफिट। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो बच्चों क्या है, ग्रेटर वेराइटी ऑफ गुड्स, कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। ट्रेडिंग से क्या होता है, ट्रेड से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं। जो जहाँ पे अबेंडेंट है उसको, सरप्लस गुड्स है उसको एक्सपोर्ट कर दो, और जो चीज़ आपके पास लेस अमाउंट है उसको इंपोर्ट कर लो, तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाता है। प्रमोट द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शंस, जब हम मशीन्स इंपोर्ट कराते हैं तो हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारा प्रोडक्शन लेवल, हमारा ग्रोथ इंक्रीज हो जाता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंक्रीज होता है। कंजप्शंस एट चीपेस्ट कॉस्ट, ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं, लोगों के पास डिमांड ज़्यादा होता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनका प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो लोगों को कम रेट पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, रिड्यूस इन ट्रेड फ्लक्चुएशन, डिमांड एंड सप्लाई के बीच कोई भी जो जेस्टेशन पीरियड होती है उसको रिड्यूस हो जाता है, तो इससे क्या होता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस प्रोड्यूस, जो कंट्रीज में ज़्यादा है उसको एक्सपोर्ट कर लो, इससे क्या होगा आपकी जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट नहीं होगा, कोई और यूटिलाइज कर लेगा। ठीक है, सिर्फ हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते, हम एक दूसरे के कल्चर ट्रेडिशनल को भी एक्सचेंज करते हैं। इससे क्या होता है ग्लोबल लेवल पर पीस गुडविल बना रहता है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड हमारे लिए ये सब बेनिफिट है। सो बच्चों इसी के साथ हमारे सारे कंसेप्ट ख़त्म हुए। हमारे पास सिर्फ था कि इंटरनेशनल बताइए क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट जो है आपका इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो बेस है वो बेनिफिट है। ओके बच्चों, तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर, जो कि आपकी बुक से भी है थोड़ा बहुत, और मैंने अलग सोर्स से भी इसको किया है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इम्पॉर्टेंट नोट जो है इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहती हूँ कि बच्चों अगर आप 11th में हैं, कोई बच्चे 9th में हैं, कोई बच्चे 12th में हैं, तो हमारा एड्यूग्राउंड क्लासेस जो है वो अलग अलग चैनल के लिए अलग अलग चैनल है, जैसे एड्यूग्राउंड क्लासेस 9th, एड्यूग्राउंड क्लासेस 11, जिससे क्या होगा बच्चों कि आप ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आपको अपने रिसोर्सेज, अपने जो भी आपके जो रिसोर्स वो है, वीडियोस है, क्लास है, उसको ढूंढने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो आप क्या करिए, सिर्फ एड्यूग्रोल क्लासेस क्लास 11 पे जाइए और आपको सारे सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। सो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और इस वीडियो को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। तो बच्चों ये था आपका ओवरऑल चैप्टर। हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके।